हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम अपने इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं एंड आज डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हमारे प्रारंभ बैच के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये बैच हमने 2023 के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है एंड इसके अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि आपकी प्रेपरेशन पूरे बेसिक लेवल से स्टार्ट होके पूरे एडवांस लेवल तक हो, जिसके अंदर प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी एज वेल एज इंटरव्यू का कंपोनेंट भी इंक्लूड किया गया है। इसको कवर करने के लिए डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स बेसिक से स्टार्ट करते हुए एनसीईआरटी से टू द एडवांस टॉपिक इन प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव डिस्कस किए जाएंगे। एट द सेम टाइम आपको सीसेट एंड जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर भी एडुकेट फोकस किया जाएगा। एट द सेम टाइम आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज का कंपोनेंट भी इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर जीएस, सीसेट एज वेल एज मेंस के टॉपिक्स जो भी होंगे उनके ऊपर विद आंसर राइटिंग एंड वैल्यूएशन डिस्कस करी जाएगी। साथ ही साथ आप स्टडी मटेरियल को भी एक्सेस कर सकते हो थ्रू, ताकि अपनी प्रिपरेशन जो अच्छे वे में कर पाओ। तो आप प्रारंभ को एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन कंसिडर कर सकते हो, जहां पर आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन होगा फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस एंड देन टू इंटरव्यू। पहला टॉपिक है हमारा प्रारंभ से रिलेटेड। प्रारंभ क्या है? ये है स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, राइट। तो इसमें देखो होता क्या है, ये पहली चीज तो समझो कि इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा करवाया जा रहा है। आपको पता है कि डीपीआईआईटी, ठीक है ना, पहले इसका नाम डीआईपीपी होता था, बट अभी इसका नाम क्या है? डीपीआईआईटी, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये आता है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। तो उसके द्वारा, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा प्रारंभ को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, राइट। और प्रारंभ की अगर हम थोड़ा और बात करें कि प्रारंभ एक्चुअली है क्या, तो ये बेसिकली समिट है ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो डिफरेंट चीजें होती है ना स्टार्टअप से रिलेटेड, कहीं ना कहीं उस चीज को इनहेंस किया जा पाए। आपस में मल्टीपल जैसे कंट्रीज हो गया, आपस में कंट्रीज किस तरह से कोलैबोरेट करके स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर बना सकती हैं, उस चीज की यहाँ पे बात करी जा रही है। साथ ही साथ, ठीक है, अभी रिसेंटली ये बार बार न्यूज में भी आता रहता है कि किस तरीके से हम बिम्स्टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव को भी अकॉर्डिंगली होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिगार्डिंग इसके फोकस हो गया कि हम क्या इस पर्टिकुलर समिट के थ्रू, स्टार्टअप इंडिया जो इंटरनेशनल समिट है दैट इज प्रारंभ, उसके थ्रू हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना ये छोटे छोटे नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि प्रारंभ किस चीज से रिलेटेड है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये स्टार्टअप से रिलेटेड है। और अगर हमें जानना हो कि स्टार्टअप एग्जैक्टली होता क्या है, तो देखो जो स्टार्टअप होता है, जो एज पर इंडियन मतलब इंडियन जो रूल्स हैं उसमें यह बोला गया है कि एक ऐसी कंपनी, ठीक है, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हो, रजिस्टर हुई हो, ठीक है ना। आपको पता होगा आरओसी के पास करवानी पड़ती है कंपनीज को रजिस्टर, तो और कितने टाइम से? 7 साल से कम, ठीक है। तो सिर्फ क्या टाइम के बेसिस पे हम देखते हैं क्या कि कितने टाइम पहले बनाई गई है, उस बेसिस पे करते हैं? नहीं, टाइम तो है ही है, साथ ही साथ हमें एनुअल टर्नओवर भी देखना होता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ से कम होना चाहिए इन एनी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम डिसाइड कर लेते हैं अच्छा कि ये पर्टिकुलर कंपनी स्टार्टअप है या नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टअप इंडिया समिट के बारे में सुना होगा, मतलब स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव है उसके बारे में सुना होगा। तो काफी सारे एडवांटेजेस दिए जाते हैं इन स्टार्टअप्स को ताकि वो ग्रो कर पाएं, और जैसे जैसे वो ग्रो करते जाएंगे कंट्री में इनोवेशन आएगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। इसके साथ ही देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, इन चीजों की भी बात करी जाती है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इंडिया के पास विश्व के 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है। तो टॉप पे कौन आता है? टॉप पे आ जाता है यूएसए, सेकंड नंबर पे आता है चाइना, और थर्ड पे आ जाता है हमारा इंडिया। आपको पता ही है कि आजकल तो एक स्टार्टअप कल्चर भी चल रहा है बहुत ज्यादा। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर शार्क टैंक इंडिया देखा हो, ठीक है ना, तो उसमें भी आप देखा होगा कि आपने कितने सारे नए नए स्टार्टअप्स इंडिया में आ रहे हैं एंड अपना अपना वो काफी कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड में पूरा ग्लोबली जाएं एंड कुछ नए प्रोडक्ट से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो सारा कहीं ना ये प्रारंभ के साथ आप रिलेट कर सकते हो, स्टार्टअप इंडिया के साथ अकॉर्डिंगली भी इस चीजों को देख सकते हो। अगर बात करूं कि कितने स्टार्टअप्स हैं, तो करंटली 42,000 से भी ज्यादा इंडिया में स्टार्टअप हैं, और उनमें से लगभग 5,700 के स्टार्टअप्स आईटी सेक्टर में हैं। तो आईटी सेक्टर एक मेजर सेक्टर ऐसा कह सकते हो कि ग्रो कर रहा है इंडिया के अंदर, नॉट जस्ट इन स्टार्टअप्स, बाकी भी जो वैसे कंपनीज हैं
वहाँ पर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी जा रही है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो नियरली 3600 स्टार्टअप, एग्रीकल्चर में भी 1700 स्टार्टअप। तो किस तरह से जो हमारा एक विजन है हमारी गवर्नमेंट का कि हमें फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, उनकी लाइफ को और बेहतर बनाना है, तो कहीं ना कहीं ये स्टार्टअप्स भी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, राइट। एंड अकॉर्डिंगली अगर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के बारे में बताएं कि उन्होंने उनके इंफॉर्मेशन के हिसाब से नियरली हर स्टार्टअप ने 12 जॉब्स को क्रिएट किया गया है। देखो स्टार्टअप का मतलब ना आप बड़ी कंपनीज मत सोचो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो कि अच्छा ये पर्टिकुलर कंपनी है, जोमेटो है, या इस टाइप की कंपनीज ना सोच के स्टार्टअप्स कोई ऐसी भी तो कंपनीज हो सकती हैं जो 2 लोगों को 3 लोगों को रोजगार दे रही हैं। बिल्कुल ये अभी बेसिकली एक स्टार्टिंग में ही फेज में है, तो इस वजह से नियरली सारा कुछ एवरेज आउट होके तो ये 12 जॉब्स पर स्टार्टअप हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही 44% जो रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, उसके द्वारा ऐसा बोला गया है कि उनमें कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर है। यानी कि कहीं ना कहीं जैसे अब हम बात कर लेते हैं ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, अगर आपने अपने एथिक्स के कोर्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा GS4 के अंदर, तो वहां पर भी हम अक्सर बात कर लेते हैं। एंड मल्टीपल जो कमेटीज होती हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए फॉर्म करी गई हैं, उन्होंने भी बोला है कि कंपनीज के अंदर वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, और स्टार्टअप्स में भी ये चीज देखी गई है, ठीक है। और साथ ही जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत नियरली 296 स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। अभी क्योंकि हमारे स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को अकॉर्डिंगली बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि स्टार्टअप्स को जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है ताकि वो अपने बिजनेस को, अपने काम को आगे प्रमोट कर पाएं, तो कहीं ना कहीं अगर उसको उन डायरेक्शन में एक तरीके का पुश दिया जाता है या नज किया जाता है, तो वहाँ पर वो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी कंपनीज भी बन सकती हैं, ठीक है जी। और कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। देखो एक तो आत्मनिर्भर भारत, राइट, ये हो गया। इसका चैलेंज था कि इनोवेशन चैलेंज की कुछ हम एक इस तरीके की ऐप लेके आए जो इस चीज़ में प्रमोट करे। साथ ही साथ मेक इन इंडिया के बारे में भी आप जानते हो, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के बारे में भी, एंड साथ ही साथ स्टार्टअप इंडिया डिजिटल प्रोग्राम, ठीक है। इसमें साथ ही स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसी डायरेक्शन में काम कर रही हैं। इनमें से बहुत सारी स्कीम्स मैंने आपके साथ जब हमने गवर्नमेंट स्कीम्स वाला टॉपिक डिस्कस किया था, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स वाला जो मॉड्यूल डिस्कस किया था, उसके अंदर मैं आपके साथ सारी चीज़ें चर्चा भी कर चुका हूँ। और क्या है अटल इनोवेशन मिशन। देखो यूपीएससी ने तो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ भी लिया है अटल इनोवेशन मिशन के ऊपर कि किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। ये लॉन्च किया गया है बाय नीति आयोग, ताकि देश के अंदर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इस चीज़ का कल्चर बन पाए एंड अकॉर्डिंगली हमारी कंट्री इस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा कर पाए। उसके साथ ही आ जाता है प्रोजेक्ट चुनौती। चुनौती क्या है? ये एक स्टार्टअप चैलेंज है जिसके अंदर देखो कुछ स्टार्टअप्स को चूज किया जाता है एंड उनको कुछ तरह की मान लो गाइडेंस दे दी जाए, कुछ इंक्यूबेशन फैसिलिटीज दे दी जाए, मेंटरशिप फैसिलिटीज दे दी जाए, यानी कि बेसिकली उनको जिस भी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करी जा रही है कि आप लोग आगे आके प्रमोट करो अपने बिजनेस को। हम बेसिकली पीछे गवर्नमेंट ना उसको हेल्प कर रही है एक तरीके से, तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर कवर करी जाती हैं। साथ ही नेक्स्ट है निधि। निधि क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। तो ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम की तरह काम करता है ताकि आइडियाज बेसिकली ना आइडियाज को अकॉर्डिंगली अच्छे से एक अच्छे लेवल तक लेके जा पाए, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि प्रारंभ किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग भी आप चीजें पढ़ सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने थी कि जैसे DIPP को रिप्लेस करके DPIIT बना था, तो वो चीजें हम डिस्कस कर ही चुके हैं एंड इसका काम तो बहुत ही ऑब्वियस है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में ही ये चीजें काम करता है, किस तरह से इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को प्रमोट किया जाए, FDI के लिए क्या किया जा सकता है, ये डिफरेंट पॉलिसीज DPIIT के द्वारा करी जाती हैं, ठीक है। और अगर आप पिछले कुछ टाइम से न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हो तो डेफिनेटली आपने DPIIT का नाम मल्टीपल टाइम्स अपने न्यूज़पेपर में सुना ही होगा, ठीक है जी। तो ये हो गया प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, DPIIT भी देख लिया। आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और वो क्या है? वो है IBC कोड के बारे में। IBC कोड क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड।
अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि प्राइम जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा असेंट दे दिया गया है आईबीसी बिल जो था 2021 को, ठीक है ना, जो पार्लियामेंट के द्वारा पिछले मॉनसून सेशन में पास किया गया था। तो जरा देख लेते हैं कि आईबीसी कोड बिल जो रिसेंटली हुआ है तो उसमें क्या है। देखो आपको बेसिक्स तो पता होंगे, आपने इकोनॉमी के कोर्स में करे होंगे कि आईबीसी क्यों लाया गया था, किस तरह से हमारी कंट्रीज में एनपीएस बढ़ रहे थे। तो इस तरह से हम इंसॉल्वेंसी को थोड़ा ना कि एक प्रॉपर वे, जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो गया, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है ना, रेजोल्यूशन प्लान हो गया, ये सारी चीजें आपने डेफिनेटली स्टैटिक पार्ट में पढ़ी हुई होंगी। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो बिल है ना, इसके बारे में क्या इस पर्टिकुलर बिल में है, क्या चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है। देखो जो करंट ये वाला बिल है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, दैट इज एमएसएमई, इनको ना सपोर्ट करने की जरूरत है। एक्चुअल में हुआ क्या, देखो जब आया कोविड-19 पेंडेमिक, तो बहुत सारे एमएसएमईज ऐसे थे जिनको अपने जो भी उन्होंने ऐसा कह लो कि उन्होंने लोन ले रखे थे या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, क्रेडिटर से कुछ पैसा ले रखा था, तो उनको चुकाने में, वापस करने में काफी दिक्कत आई। तो कहीं ना कहीं अगर एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट लेके आए हैं इन आईबीसी बिल, ठीक है, और ये 2016 वाले जो कोड है उसको अकॉर्डिंगली अमेंड करता है। अब इसमें क्या हुआ, देखो इसमें ना एक पीआईआरपी, ये ध्यान रखना, ये क्या होता है, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पीआईआरपी। देखो सिंपली ना कई बार ऐसी चीजें भी आ जाती हैं कि पीआईआरपी न्यूज में था, ये है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बात हो रही है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान के बारे में। देखो जनरली क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि जब रेजोल्यूशन की बात आ जाती है ना आईबीसी के अंदर, तो क्या होता है कि हम चले जाते हैं एनसीएलटी के अंदर, और फिर एनसीएलटी के अंदर सारी चीजें, फिर बैंक्रप्सी की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको किया जाता है। बट जब मैं बात कर लूंगा अब पीआईआरपी, दैट इज प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की, इसके अंदर क्या होगा कि जो पर्टिकुलर, मान लो जो पर्टिकुलर डेटर है, यानी कि जो कंपनी जिसने लोन ले रखा है, और जो भी कॉरस्पॉन्डिंग इसके ना लेंडर्स होंगे, ठीक है ना, वो आपस में ही मिलके एक तरीके का रेजोल्यूशन एग्रीमेंट बना लेंगे। रेजोल्यूशन अरेंजमेंट मतलब कि आपस में ना अरेंजमेंट कर लेंगे बैठ के कि यार कंपनी में ना ये इश्यूज चल रहे हैं, हम आपस में मिलके किस तरीके से ये जो कंपनी के इश्यूज हैं इनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो रेदर देन कि हम एनसीएलटी में जाएं एंड पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स वहां पे हो, उसके पहले ही अगर डेटर और लेंडर आपस में एक रेजोल्यूशन एग्रीमेंट कर लेते हैं तो उसको बोल दिया जाता है क्या, पीआईआरपी, ठीक है ना, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो ये गवर्नमेंट ने अभी इस पर्टिकुलर बिल के अंदर इंट्रोड्यूस किया है पीआईआरपी के बारे में, यानी कि, और किसके लिए है ये, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विद डिफॉल्ट अप टू 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ तक का अगर डिफॉल्ट किया है एमएसएमई के द्वारा तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट प्रोसेस ये इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है जी, समझ आया पीआईआरपी क्या था, बहुत बढ़िया। बाकी यही जो डिटेल्स मैंने आपको बताई मैंने यहाँ पे लिख भी दी हैं, ताकि आप इसको ना एक बार जब पढ़ोगे तो फटाफट आपको याद आ जाएगा कि अच्छा प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन क्या था, ये प्रोसेस था, किसके लिए था, एमएसएमई विद डिफॉल्ट अप टू 1 करोड़। बहुत बढ़िया। और अगर आपने थोड़ा सा डिफरेंस देखना है कि प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में क्या फर्क होता है, देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जब मैंने प्री पैक्ड की बात करी तब मैंने बोला कि डेटर और लेंडर के बीच में ना एक तरीके का अरेंजमेंट हो गया। अब अरेंजमेंट हो गया तो यानी कि अभी भी कंट्रोल किसके पास होगा, कंपनी का कंट्रोल जो फर्म का होगा वो डेटर के पास ही तो होगा, यानी कि जिसने लोन लिया है। ऑन दी अदर हैंड जब मैं बात करता हूं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की, तो यहां पर तो हम एनसीएलटी में चले गए ना। जब एनसीएलटी में चले गए तो क्या होगा, उसको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो आरपी होता है, ठीक है ना, या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कह लो, यही पर्टिकुलर पर्सन हैंडल करेगा, राइट। इसके साथ ही प्री पैक्ड की डेडलाइन क्या है, ये 120 दिन की होती है, और जो सीआईआरपी है उसको कॉरस्पॉन्डिंगली हमें 270 दिनों के अंदर स्टार्टिंग कमेंसेंट डेट से उसको प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है। और प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन तो आप समझ ही चुके हो, इसके अंदर डायरेक्ट अरेंजमेंट होता है बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड एग्जिस्टिंग ओनर या आउटसाइड इन्वेस्टर्स के बीच में। ठीक है जी। और साथ ही साथ यहां पर क्या होता है, ओपन बिडिंग सिस्टम के द्वारा। तो ये हो गया फर्क प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में एंड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में क्या फर्क है, क्या अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, उसको भी हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं सक्षम के बारे में। देखो सक्षम की ना पहले फुल फॉर्म जानो। फुल फॉर्म क्या है, श्रमिक,
ठीक है ना, श्रमिक शक्ति मंच। क्या क्या फुल फॉर्म है, श्रमिक शक्ति मंच। देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ना टाइफैक के बारे में बताया था। टाइफैक क्या है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। तो ये जो सक्षम है ना, दैट इज श्रमिक शक्ति मंच जॉब पोर्टल, ठीक है ना। यहीं से आपको जॉब पोर्टल पढ़ के ना चीजें समझ आ गई होंगी कि इस पर्टिकुलर पोर्टल का इंपॉर्टेंस क्या होगी। तो इसमें देखो होता क्या है, जैसे जो हमारे ना श्रमिक होते हैं, श्रमिक का मीनिंग क्या होता है, श्रमिक जैसे लेबरर हो गया, वर्कर्स हो गया, इनके ना देखो कुछ इनके अपने अपने सबके कोई ना कोई स्किल होते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर चीज में स्किल्ड हूं, ये पर्टिकुलर पर्सन इस चीज में स्किल्ड है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे एमएसएमईज हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, इनको जरूरत होती है स्किल्ड लोगों की, ठीक है ना। तो कहीं ना कि जैसे हमारा यहाँ पे वर्कर है, यहाँ पे फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है, तो इनका आपस में ना एक तरीके का पोर्टल बना दिया ताकि ये आपस में एक दूसरे को मिल पाए, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर वर्कर के पास मान लो कोई XYZ स्किल है और इस फैक्ट्री को इसी XYZ स्किल वाले बंदे की जरूरत है, बट इसको पता कैसे लगेगा कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी को ये बंदे की जरूरत है। तो उसके लिए ना पोर्टल बना दिया, दैट इज सक्षम पोर्टल, ठीक है जी। ऑल इंडिया पोर्टल होने वाला है। और यहाँ पे देखो जो बीच में कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, उनको एलिमिनेट कर देगा। अब होता क्या था, देखो यहाँ पर बीच में आ जाता था एक बंदा कॉन्ट्रैक्टर, और कॉन्ट्रैक्टर इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ रिलेटेड है और इस वर्कर के साथ। अब कॉन्ट्रैक्टर इस पर्टिकुलर पर्सन को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पॉसिबिलिटी रहती है बेसिकली, मैं कहने का मतलब। तो कहीं ना कहीं जब ऐसा डायरेक्ट पोर्टल बन जाएगा ना, तो ये आपस में एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। जो भी स्किल्स होंगे, जो स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे एमएसएमई को, उनको अकॉर्डिंगली आपस में मैच करके अकॉर्डिंगली सभी का ही यहाँ पे फायदा हो सकता है, ठीक है। तो देखो अभी के लिए इसको पहले 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ही लॉन्च किया गया था ताकि एज अ पायलट प्रोजेक्ट पे देख सकेंगे क्या इसमें इश्यूज आते हैं, किस तरह से उनको ठीक किया जा सकता है। फिर अब इसको ऑल इंडिया पोर्टल के ऊपर लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ देखो आपको पता है कि ये सारी चीजें ना के लिए पीछे अच्छी टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वही सेम चीज यहाँ पे भी इंश्योर करी गई है। जैसे कि AI को यूज किया गया है, ठीक है ना, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि अकॉर्डिंगली जो भी चीजें होंगी उनको रिफ्लेक्ट किया जा पाए, ठीक है। इसके साथ ही देखो ऐसा माना जा रहा है कि 10 लाख जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं इनको भी यहाँ पे क्रिएशन करी जाएगी। आई होप आप जानते होंगे कि ब्लू कॉलर क्या होता है, व्हाइट कॉलर क्या होता है, ठीक है ना, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन पर्टिकुलर किस जगह में काम करता है अकॉर्डिंगली एंड सो फोर्थ, ठीक है। और क्या फीचर्स हैं, टेक्नोलॉजी अनलेबल्ड है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस है। ऑटोमेटिक अपडेशन है कि जैसे ही कोई पर्टिकुलर वर्कर के द्वारा या कोई भी चीजें अकॉर्डिंगली चीजें अपडेट हुई जाएंगी एमएसएमई के लिए, तो अकॉर्डिंगली वो सारे के सारे व्हाट्सएप के द्वारा उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ है तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, या ये चेंजेस इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपनी पॉलिसीज में किए हैं, या फिर इस पर्टिकुलर स्किल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो वो पर्टिकुलर लिंक्स उनको व्हाट्सएप पे ही अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे। तो ये हो गया श्रमिक के द्वारा, दैट इज सक्षम के द्वारा श्रमिक शक्ति मंच, ठीक है जी। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में। देखो हाइड्रोजन फ्यूल ना बहुत ज्यादा बार बार न्यूज में आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत है कि इसमें से भी यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, अभी हमारी जो इंडियन रेलवेज है ना, आपको पता है कि 2030 तक हम क्या चाह रहे हैं अकॉर्डिंगली, जो नेट जीरो कार्बन एमिशन है 2030 तक, उसके लिए जो इंडियन रेलवेज है उन्होंने सोचा है कि वो अब ट्रेन को जो रन करेंगे वो हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। तो एक बार जान लेते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो आप जानते हो कि जैसे आपने ना पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, हो सकता है अब थोड़ा टाइम हो गया हो आपको पढ़े हुए, बट इतना तो डेफिनेटली याद होगा ना कि सबसे पहला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा होता है, हाइड्रोजन ही तो होता है, ठीक है ना। और इसी वजह से एक लाइटेस्ट भी है, एटॉमिक नंबर आप पता ही है आपको, ठीक है। तो उसी तरह से इसका वेट हाइड्रोजन का एयर से भी कम होता है, तो इसलिए ऊपर ही रहती है, और इसलिए प्योर फॉर्म यानी कि हाइड्रोजन की फॉर्म में ये काफी रेयरली ही मिलती है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की, जो एसटीपी कंडीशंस होती हैं उसकी अगर बात करें, तो वहां पर हाइड्रोजन एक नॉन टॉक्सिक, नॉन मेटेलिक, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस और हाईली कंबस्टिबल गैस है, ठीक है। तो ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज इनको ना ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि बार बार ना हाइड्रोजन न्यूज में आ रहा है, तो यही प्रॉपर्टीज के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज जो हाइड्रोजन है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिस्प्ले करता है। तो इन चीजों का आपको आइडिया होना ही चाहिए। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज
दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अबंडेंटली कौन मिलने वाला एलिमेंट है, हाइड्रोजन ही है। और आप जानते हो कि सन एंड स्टार्स, ठीक है ना, ये भी हाइड्रोजन से ही बने हुए हैं। आई होप आपने ना न्यूक्लियर फ्यूजन के चीज को पढ़ा होगा और साथ ही साथ फिजन को भी पढ़ा ही होगा, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। जब मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से हम हाइड्रोजन हीलियम का कैसे कैसे कॉम्बिनेशन होता है, सेम वे फिजन के बारे में भी। तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे इन चीजों के साथ भी रिलेट कर ही सकते हो, ठीक है। और क्या जानने की जरूरत है कि जो 90% एटम्स हैं यूनिवर्स में वो हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं, ठीक है। तो देखो जब इतना ज्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, सबसे ज्यादा अबंडेंट भी है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को अगर हम फ्यूल में यूज कर पाए तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास भी और बाकी कंट्रीज के पास भी डेफिनेटली बन जाती है। साथ ही साथ आप जानते हो कि वाटर क्या होता है, वाटर होता है H2O, ठीक है ना। तो जो H2O है वो सबसे अबंडेंट कंपाउंड है हाइड्रोजन का अर्थ पे, विच इज ऑब्वियसली थिंग, ठीक है जी। उसी तरह से देखो अकॉर्डिंगली किस तरीके से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा पाता है कि हम वाटर को अकॉर्डिंगली स्प्लिट कर सकते हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट चीज हमारे एनवायरमेंट परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा हाइड्रोजन फ्यूल इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये एक जीरो इमिशन फ्यूल है, ठीक है। और साथ ही साथ इसको फ्यूल सेल में, इंटरनल कंबस्शन इंजन्स में एंड साथ ही साथ स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन में भी इसको यूज किया जा सकता है। देखो कुछ ना टाइप्स के बारे में ना बहुत बार ना ये चीज द हिंदू में भी आपने देखने को मिली होगी, साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस के भी एक्सप्लेन सेक्शन हो गया या अदर सेक्शन में भी यहाँ पे आपको ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के रिगार्डिंग पिछले एक साल में मल्टीपल टाइम ना ये चीज न्यूज में आ रखी है। तो अगर मैं बात करता हूँ ग्रे हाइड्रोजन की, ठीक है ना, ये रहा ग्रे हाइड्रोजन। तो जब बात करते हैं ग्रे हाइड्रोजन की, होता क्या है, यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन होती है वो हाइड्रोकार्बन के थ्रू होती है, यानी कि फॉसिल फ्यूल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो इसका बाय प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो होता क्या है, देखो नाम से समझने की कोशिश करो, ग्रे हाइड्रोजन ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए उतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। मतलब नॉर्मल फ्यूल से तो अच्छा हो सकता है, बट ग्रे हाइड्रोजन कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन करता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस डिराइव्ड है, हाइड्रोकार्बन, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, इन सभी के द्वारा डिराइव होता है, तो इस वजह से उतना अच्छा नहीं है ये। आगे बात करते हैं ब्लू हाइड्रोजन की। देखो यहां पर भी ना जो हाइड्रोजन बनती है वो फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू ही सोर्सिंग होती है, बट जो एमिशंस हुए, जो बाय प्रोडक्ट्स हुए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, दोनों के दोनों, तो उनको क्या किया जाता है, सीसीएस क्या है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो आपने कार्बन कैप्चरिंग का मेथड सुना होगा कि किस तरह से हम कार्बन को कैप्चर करके अकॉर्डिंगली स्टोर कर देते हैं ताकि एनवायरनमेंट में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। तो वही सेम चीज यहाँ पे यूज करी जाती है एंड अकॉर्डिंगली जो भी एमिशन होते हैं तो उनको कैप्चर कर लिया जाता है। इसी वजह से ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन दैट इज ब्लू हाइड्रोजन जो है वो काफी हद तक ग्रे हाइड्रोजन से बेहतर है। समझ आया? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। देखो ग्रीन हाइड्रोजन, आप नाम से ही समझने की कोशिश करो कि अच्छा ग्रे हाइड्रोजन में क्या हुआ होगा, ठीक है ना। ब्लू हाइड्रोजन में क्या हुआ, कार्बन को कैप्चर कर लिया। उसी तरह से ग्रीन में क्या हुआ, यहाँ पे जो जनरेशन है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के द्वारा होती है, जैसे कि सोलर एंड विंड। तो दिस इज द बेस्ट एंड क्लीनेस्ट टाइप, क्योंकि ग्रे में तो देखो कुछ हद तक हो रहा था, ठीक है ना। और ब्लू में क्या हुआ, ब्लू में हमने उसको एमिशंस को कैप्चर करके स्टोर कर लिया। बट ग्रीन में तो जो प्रोडक्शन हो रही है, जो जनरेशन हो रही है, वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ही हो रही है, चाहे वो सोलर हो चाहे वो विंड हो। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वाटर को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के, फिर उस हाइड्रोजन को अकॉर्डिंगली हम यूज कर लेते हैं। इस वजह से ये बेस्ट एंड क्लीन टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। तो बहुत ही अच्छे से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है एंड ग्रीन हाइड्रोजन क्या चीज है, ठीक है जी। देखो कुछ प्रॉपर्टीज तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली, तो कुछ और प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग स्टोरेज, किस तरह से इसको फिजिकली स्टोर किया जाता है या गैस की तरह या लिक्विड की तरह, वो सारी की सारी चीजें भी मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। आगे चलते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल। देखो इन पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो जानने की रहती है वो है ये कि कौन इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसने इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो काफी बार ना ऐसी चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, तो जरा ध्यान से इस चीज को समझना। जो देखो ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स,
देखो नाम से ना, अगर हम नाम सिंपली पढ़ेंगे कि अच्छा ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज हो गया या फिर ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल हो गया, तो शायद हम इसको ना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के साथ उतना ज़्यादा रिलेट ना कर पाए। इसी वजह से यहाँ पे आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि किसके द्वारा चैलेंज रन किया जाता है, लॉन्च किया गया है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं ईट स्मार्ट की, तो कहीं ना कहीं जो FSSAI है, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी यहाँ पे कोलैबोरेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। ठीक है, अब देखो कहीं ना सिटीज को भी आपस में कनेक्ट किया जा रहा है एक तरीके से कि जैसे फॉर एग्जांपल जो स्मार्ट सिटीज हैं, यहाँ पढ़ा ना स्मार्ट सिटीज, तो स्मार्ट सिटीज में किस तरह से उनको अच्छे से खाना खाने, मतलब बेसिकली एक हेल्दी, सेफ और सस्टेनेबल फूड इन्वायरमेंट मिल पाए। समझ आया? तो ये मतलब है ईट स्मार्ट सिटीज। आपने स्मार्ट सिटीज का तो सुना ही है, तो यहाँ पे ईट ऐड हो गया, तो यानी कि स्मार्ट सिटीज एक प्लान बनाएं ताकि हेल्दी खाना, सेफ खाना और सस्टेनेबल फूड एनवायरनमेंट वहां पर किस तरह से लेके आ जा पाए, वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली इस चैलेंज के अंदर किया जाता है। और क्योंकि बात हो रही है चैलेंज की, तो यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन होता है डिफरेंट सिटीज के अंदर। देखो जब भी चीजें कंपटीशन में आती है ना, तो होता क्या है, हर सिटी एक दूसरी सिटी से बेहतर परफॉर्म करना चाहती है, तो अपने पूरे के पूरे वो अपने एफर्ट्स लगाती है ताकि वो इंश्योर कर पाए कि वो अच्छे से कर पाए। और बाद में जब हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं, उसके बेसिस पे सिटीज अपनी अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हैं, क्या क्या ऐसी चीजें थी जो उन्होंने बेहतर करी, या फिर क्या ऐसी चीजें हैं जो फ्यूचर में अंदर और बेहतर करने की जरूरत है। तो ये सारी की सारी चीजें इन चीजों के अंदर आ जाती हैं। ठीक है ना, और साथ ही साथ हम कौन कौन से स्मार्ट सोल्यूशंस, ठीक है, आप स्मार्ट वर्ड समझते हो ना, जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, ठीक है ना, तो स्मार्ट सोल्यूशन बेसिकली टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सोल्यूशन किस तरह से हम यूज करके फूड रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, वो ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज के अंदर डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ देखो और भी कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे आपने ईट राइट इंडिया के बारे में सुना होगा, तो वो सारे इनिशिएटिव्स भी इस चीज के अंदर ही आ जाते हैं, मतलब इसके साथ ही रिलेट हो जाते हैं एक तरीके से, ताकि ये चीज इंश्योर करी जा पाए कि ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज अच्छे से सिटीज कर पाए। राइट, फूड सेफ्टी हो गया, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट हो गया, और साथ ही साथ लोगों के बीच में जब तक अवेयरनेस नहीं बनेगी तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पर्टिकुलर चैलेंज का सक्सेस। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे फोकस करी गई है। एंड एट द सेम टाइम कोई भी सिटी हो, ठीक है ना, कोई भी स्मार्ट सिटी हो बेसिकली, या कैपिटल सिटी हो, या कोई ऐसी सिटी जो 5 लाख से ज्यादा की इसमें पॉपुलेशन हो, वो सारी की सारी इस पर्टिकुलर चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। फिर एक बार जब वो पार्टिसिपेट करेंगी तो उसमें से क्या चूज किया जाएगा, टॉप 11 फाइनलिस्ट को, और जब टॉप 11 फाइनलिस्ट हो जाएंगे फिर अकॉर्डिंगली किस तरह से एक्सटेंडेड पीरियड के लिए जो भी वो अचीव करना चाहते हैं उसको कैसे अचीव किया जाए, इसके रिगार्डिंग भी फिर आगे डिस्कशन होता है। ठीक है, उसी तरह से ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल, देखो ये चैलेंज भी क्या है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इसके अंदर देखो जब हमने ईट स्मार्ट सिटीज का डिस्कस किया था, वहां कोलैबोरेशन किसके साथ थी, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बट जब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल की, यहां पर कोलैबोरेशन किसके साथ है, वो है ITDP, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, जो कि एक NGO है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि अच्छा ये पर्टिकुलर चैलेंज किस मिनिस्ट्री के अंदर होता है, एंड अकॉर्डिंगली दूसरा चैलेंज किसके साथ परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किस तरह से हम लोगों के लिए कंफर्टेबल बना सकते हैं, उनको अफोर्डेबल बना सकते हैं, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इश्यूज हैं वो ना आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे फोकस करी गई हैं। उसके साथ ही कुछ जैसे स्टार्टअप्स हो गया जो इस चीज में काम कर रहे हैं, उनको किस तरह से हम उनके जो भी सोल्यूशंस हैं उनको हम चेक कर पाएँ कि क्या वो सोल्यूशंस वर्क कर रहे हैं, उनको अकॉर्डिंगली प्रमोट कर पाएँ, एंगेजमेंट उनके साथ बढ़ पाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल में भी कवर करी गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल। कुछ और चीज़ें देख सकते हो कि कौन कौन सी सिटीज़ एलिजिबल हैं। यहाँ पर भी देखो वही चीज़ें, सिटीज़ जो 5 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन में हैं, सेम टाइम जो स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर हैं, या फिर किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की वो कैपिटल्स हैं, तो सब के सब वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज है क्या, कौन करता है इनको, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है जी, हो गया याद, बहुत बढ़िया।
आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, हमें ना अगर इतना सिर्फ पूछ ले कि स्वामी ये चीज़ न्यूज़ में थी, ये क्या चीज़ है, तो नहीं पता लगता, तो इसलिए ज़रूरी है इन चीज़ों को पढ़ना। स्वामी की देखो फुल फॉर्म जानते हैं एक बार। स्वामी की फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। आई रिपीट, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसेस। अब देखो न्यूज़ में क्यों थी वो तो चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड एक्चुअल में है क्या। देखो आपने ना कई बार अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज़ के अराउंड देखते हो तो बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि रुक गए होते हैं। ठीक है ना, मतलब काफ़ी सालों से वो वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं, उनमें कोई अब डेवलपमेंट नहीं हो रही। बेसिकली वो प्रोजेक्ट्स अब और आगे ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में उस टाइप के प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन हो पाए, इस वजह से स्वामी जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो उनकी हेल्प करता है कि जो फंडिंग का इशू आ चुका है उनको ये फंड प्रोवाइड करके ये इश्यूज को सॉल्व किया जा पाए। ठीक है ना, तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये रेरा रजिस्टर्ड होती हैं। रेरा क्या होता है? रेरा होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है ना, तो जो रेरा रजिस्टर्ड वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड्स की वजह से जो रुक गए हैं उनको अकॉर्डिंगली मैनेज किया जा पाए, ये इसके ऊपर कवर किया जाता है। साथ ही साथ ये एक AIF है। ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। आपने डेफिनेटली इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन में AIF के बारे में जाना होगा जो कि सेबी के साथ रिलेटेड है। ठीक है जी, और इसके साथ और क्या चीजें हैं? इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन होगा? देखो कोई पर्टिकुलर ऐसा भी तो होगा कि कौन जो है इस पर्टिकुलर फंड को कौन कंपनी मैनेज कर रही है, वो है SBI कैप। ठीक है ना, SBI कैप वेंचर्स, ये SBI कैपिटल मार्केट्स की ही सब्सिडरी है जो कि SBI के अकॉर्डिंगली उनको मतलब काम करने की वर्क करती है। साथ ही साथ स्पॉन्सर कौन होगा इस फंड का, वो आप देख सकते हो, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो कुछ इसके साथ ही देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखे हैं कि जैसे उन प्रोजेक्ट्स की नेटवर्थ जो होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख भी सकते हो। और साथ ही अफोर्डेबल एंड मिड इनकम प्रोजेक्ट्स के लिए है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही कोई बहुत ही जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत ही लग्जरी टाइप्स के होते हैं कि वहां पे अगर कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो गई है तो वहां पर ये फंड नहीं जाएगा। ये फंड कहाँ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है ना, यानी कि वो हाउसिंग प्रोजेक्ट जहां पे 200 स्क्वायर मीटर तक हाउसिंग यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो लास्ट माइल फंडिंग दी जाएगी इन पर्टिकुलर चीजों के रिगार्डिंग। और अगर आपने जानना है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में तो ये क्या है? देखो ये एक एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। कौन सा एक्ट? रेरा एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा 2016 में पास किया गया था। एंड अकॉर्डिंगली रियल एस्टेट की रेगुलेशन के लिए एंड साथ ही साथ जो अगर कभी डिस्प्यूट्स यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पर तो उनको किस तरीके से इस डिस्प्यूट्स को हैंडल करना है वो कहाँ पे अकॉर्डिंगली उसके लिए रेरा को बनाया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ना स्वामी के बारे में पता लग गया होगा कि ये फंड क्या है, किस चीज से डील करता है एंड अकॉर्डिंगली इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। राइट, आगे चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन के बारे में। देखो अभी वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगा, पर जरा न्यूज जानते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या है कि इंडियन रेलवेज का जो RDSO है, RDSO क्या है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। वो इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट बन गया है जिसने मतलब बेसिकली उसको ना SDO बोल दिया गया है, स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर दिस पर्टिकुलर मिशन, दैट इज वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन। देखो होता क्या है कि मान लो ना कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के ना स्टैंडर्डाइज के लिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, कि कोई चीज सोचे कि ये चीज को हम ऐसे मेजर करेंगे, कोई बोले कि यही इस चीज को ऐसे मेजर करेंगे। साथ ही साथ इसमें प्रोडक्ट्स के अंदर हो जाती हैं मल्टीपल एजेंसीज भी। ठीक है, तो मल्टीपल एजेंसीज की वजह से क्या होता है, वो एजेंसीज फिर से अपने स्टैंडर्ड्स बताने लग जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि एक सिंगल स्टैंडर्ड नहीं रहता और इस चीज की मॉनिटरिंग या इंप्लीमेंटेशन जो स्टैंडर्ड्स के लिए रिक्वायर्ड होती है वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास एक सिंगल स्टैंडर्ड हो, ठीक है ना, वन पर्टिकुलर सेट स्टैंडर्ड हो जो पूरे इंडिया में काम करे, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं वो रूल्स जो भी होंगे ना वो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से काम कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की,
तो इसके द्वारा जब ये रूल्स पास किए जाएंगे तो सारे के सारे जो एजेंसीज होंगी या मल्टीपल वेज ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग होंगे उनको सिंगल स्टैंडर्ड के बेसिस पे रन किया जाएगा, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि देश में पूरे के पूरे एक तरीके से बोलो कि स्टैंडर्डाइजेशन बन पाए एंड अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट एक्टिविटीज में अच्छे से कन्वर्जेंस भी आ पाए। तो ये चीज़ है वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन के रिगार्डिंग। एंड साथ ही किसके द्वारा कंसीव किया गया था? BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आपने जैसे ना वन नेशन वन राशन कार्ड का नाम सुना होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं उस तरीके से ही काम कर रहा है कि उसी डायरेक्शन में ही काम किया जा रहा है। और जैसा मैं आपको बता रहा था इंडियन रेलवेज के रिगार्डिंग, क्या RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर ही आ जाती है एंड अकॉर्डिंगली ये स्टैंडर्ड्स को स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर वर्क करती है। उसके साथ ही ये मिशन रन किया जा रहा है, किसके द्वारा कंसीव किया गया था? बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी एक एक्ट के द्वारा ही बनी है, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, इसको एज हमारे कंट्री की स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया बनाया गया था, ताकि ये वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, और ये इकलौती ऐसी नेशनल बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड्स को बेसिकली फ्रेम करती है। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है, तो ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये आप पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये पर्टिकुलर मिशन इंपॉर्टेंट है, उसी वजह से पर्टिकुलर ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मिनिस्ट्री है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साथ में ही बन जाती है। राइट, आगे हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग गति शक्ति। देखो पिछले ना 2 साल में लगभग आप मान सकते हो कि चाहे गति शक्ति हो गया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो ये सारे के सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे तो एडिटोरियल्स में हो गया या न्यूज़ में भी इन जनरल आती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ना एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए कि गति शक्ति क्या है, NIP क्या है एंड NMP क्या है। तो इनके बारे में थोड़ा एक बार अच्छे से जान लेते हैं। देखो अभी हुआ क्या है रिसेंटली कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा गति शक्ति मास्टर प्लान को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे कितना खर्च बेसिकली कितना एक तरीके कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट करने की बात करी गई है, वो है 100 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ फोकस है मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के ऊपर। राइट, एंड अगर मैं बात करूँ, आप इस इन्फोग्राफिक से भी समझ सकते हो कि डिफरेंट इनिशिएटिव्स को इसके अंदर कवर किया गया है, चाहे वो भारतमाला हो, सागरमाला हो, पोर्ट्स हो, उड़ान हो, रेलवे हो, ये सारी चीज़ें। देखो जब मैं बात करता हूँ ना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की, तो आप जानते हो कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मल्टीपल मोड्स होते हैं। ठीक है ना, भले ही वो रोडवेज हों, रेलवेज हों, वाटरवेज हों, ठीक है, इस टाइप के। तो इनमें आपस में किस तरह से कनेक्टिविटी हो पाए। और अगर मैं बात करूँ ना गति शक्ति की, तो काफ़ी हद तक ना ये गवर्नेंस को एक तरीके से चेंज कर रहा है। कैसे कि आपस में जो जितने डिफरेंट जगह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर उनमें हम सिनर्जी ला पाए ना, तो काफ़ी हमारे एडिशनल कॉस्ट को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे कि और क्या चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गति शक्ति में क्या हो रहा है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की बात करी जा रही है, जिसके अंदर मिनिस्ट्रीज हो गया, ठीक है, चाहे वो रोड हो गया, रेलवेज हो गया, ये सारे के सारे आपस में होंगे। और जब चीज़ें आपस में होती है ना, तो अब आती है सिनर्जी, जैसे मैं आपको पहले बता भी रहा था। तो सिनर्जी होएगी तो कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन होएगा, इंटीग्रेटेड प्लानिंग भी हो पाएगी। देखो मैं आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कई बार ना एक एग्जांपल जो मल्टीपल जगह कोड भी किया जाता है कि फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से यहाँ लेकर ना एक सड़क बनानी है। ठीक है, तो मान लो रोडवेज की जो रोड मिनिस्ट्री है उसने सड़क बना दी, बाद में कोई दूसरी मिनिस्ट्री सोचे कि नहीं हमें तो यहाँ पे ना इसके नीचे गैस पाइपलाइन बिछानी थी, तो फिर से वो इसको रोड को तोड़े, फिर गैस पाइपलाइन बिछाए, फिर वापस से रोड की मिनिस्ट्री आके रोड बनाए। तो काफ़ी रिडंडेंट काम हो रहा है ना। तो इससे बढ़िया क्या होता कि ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करती, इंश्योर करती कि इंटीग्रेटेड मैनर में प्लान करें एंड फिर बाद में उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये जो फालतू की चीज़ें होती हैं ना, कि जो रिडंडेंट प्रोसेसेस होते हैं उनको हटाया जा सके, ये काम गति शक्ति कर सकता है थ्रू इंटीग्रेटेड प्लानिंग। और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों में तो इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा फोकस हो जाता है। ठीक है जी, और क्या है इसके रिगार्डिंग, देखो डिफरेंट ना गति शक्ति के अंडर डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए गए हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इसमें क्या है कि डिफरेंट स्कीम्स हो गया, चाहे आपने जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर मैंने आपको बताया था ना, भारतमाला क्या है, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, उड़ान।
तो इन सभी डिफरेंट स्कीम्स को आपस में इनकॉर्पोरेट करना कॉम्प्रिहेंसिवनेस की तरफ कदम बढ़ा रहा है। उसी तरह से गतिशक्ति के अंदर एक और कंपोनेंट है, दैट इज एनालिटिकल। टोटल में एक्चुअल में 6 कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे जो गतिशक्ति के अंडर आते हैं, तो उन्हीं कंपोनेंट्स को हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। जब मैं एनालिटिकल की बात करता हूं तो जियोस्पेशियल डेटा हो गया, ठीक है ना, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन हो गया, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यूज करने के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करी गई है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड कंपोनेंट है डायनेमिक। यहाँ पर क्या है कि रियल टाइम में, डायनेमिक का मीनिंग यही होता है ना कि जैसे कोई चीज़ चेंज हुई उसको उसी टाइम रिफ्लेक्ट हुआ, और जैसे ही वो रिफ्लेक्ट हुआ उसके बेसिस पे सारी मिनिस्ट्रीज ने मिलकर आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके प्रॉपर डिसीजन ले लिया, राइट। तो ये चीज़ भी गतिशक्ति के अंडर कवर करी गई है। चौथी चीज़ है प्रायोरिटाइजेशन, कि आपस में मिलकर डिपार्टमेंट्स प्रायोरिटाइज करेंगे कौन सा काम कब करना है, और ये कैसे होगा, क्रॉस सेक्टरल जब इंटरेक्शन होंगी, यानी कि वेरियस सेक्टर्स जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उसके बेसिस पे हम प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। साथ ही साथ ऑप्टिमाइजेशन, देखो कॉस्ट ऑप्टिमाइज होना, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और छठा कंपोनेंट क्या है, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो ये भी सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग आप जानते ही हो। तो ये सारे डिफरेंट ना कंपोनेंट्स हैं गतिशक्ति के अंदर, जिसके थ्रू इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी टारगेट्स हैं, जो भी एम्स हमने डाले हुए हैं कि किस तरह से आपस में सिनर्जीज लेके आनी है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर ली जाएंगी। साथ ही साथ देखो टारगेट्स में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बनाने की बात करी जा रही है, विलेजेस के अंदर 4G कनेक्टिविटी की बात करी जा रही है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज करने की बात करी जा रही है। तो गतिशक्ति ने एक बहुत ही, आप ना ऐसा मान सकते हो कि होलिस्टिक सा प्लान है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई, चाहे नेशनल हाईवे नेटवर्क को क्रिएट करना हो, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर, हेलीपोर्ट्स, वाटर एयरड्रोम्स, उसी तरह से गैस पाइपलाइन नेटवर्क। तो एक ओवर आर्चिंग सा प्लान आप मान सकते हो गतिशक्ति को। उसी तरह से जैसे मैं आपको बता रहा था NIP के बारे में, तो देखो NIP क्या है, NIP के अंदर ना बात करी गई थी कि किस तरह से इंडिया को, अगर जैसे हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना चाहते हैं ना 2025 तक, तो क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए जिसके थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन पाएं। और उसके लिए क्या ज़रूरत होगा, उसके लिए ज़रूरत होगा इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल NIP के अंदर क्या बोला गया था कि सेंटर देगा 39%, स्टेट देगा 39% एंड प्राइवेट सेक्टर देगा 22%। देखो कहीं पर ना आपको ये 40% भी मिल जाएगा तो वो भी ओके है कि स्टेट देगा 40% एंड प्राइवेट सेक्टर देगा 21%, वो नंबर्स भी बिल्कुल ठीक है। ऐसे कुछ ना ज़्यादा वो मत जाना कि क्या किसका ज़्यादा है, बट ओवरऑल आपने एक फिगर समझ लिया कि क्या सेंटर का शेयर है, क्या स्टेट का एंड क्या प्राइवेट सेक्टर का। एंड अगर मैं बात करूं कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर सबसे ज़्यादा फोकस है, तो सबसे ज़्यादा फोकस है एनर्जी सेक्टर के ऊपर, फिर रोड हो गया, ठीक है ना, उसी तरह से बाकी आप सेक्टर्स के भी ऊपर देख सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पे फोकस दिया गया है, एनर्जी के ऊपर। और इसके अंदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कवर भी किए जा रहे हैं, एंड इनके थ्रू क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन्स की थ्रू क्रिएशन ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर करने की बात करी जा रही है, ठीक है। देखो एक टास्क फोर्स बनी थी, क्या नाम था उसका, अतानु चक्रवर्ती टास्क फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने देखो रिकमेंडेशंस दी थी NIP के बारे में, और वो रिकमेंडेशंस क्या थी कि अगर हमें $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है ना, तो हमें चाहिए होगा इन्वेस्टमेंट कितना, 111 लाख करोड़ का अगले आने वाले 5 साल, यानी कि 2020 से लेकर 2025 के अंदर, ताकि इन चीज़ों को ड्राइव किया जा पाए। और देखो बल्क प्रोजेक्ट्स कहाँ थे, मैं आपको पीछे भी बताया कि एनर्जी के ऊपर था, रोड्स के ऊपर था, उसी तरह से एनर्जी, रोड्स, रेलवेज और अर्बन प्रोजेक्ट्स की जब मैं बात करता हूँ तो नियरली 70% चीज़ें इसके अंदर ही कवर हो ली गई हैं। एंड कंट्रीब्यूशन क्या था, 39% सेंटर का, 40% स्टेट का, 21% प्राइवेट सेक्टर का, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे देखो मोनेटाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, तो पहले ना NIP की बात बोल दी थी, इस पर्टिकुलर टास्क फोर्स ने ये बोल दिया था कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स है उनको मोनेटाइजेशन करना पड़ेगा। देखो जो पैसे आने हैं, जो बोला जा रहा है कि 100 लाख करोड़ से ज़्यादा या 111 लाख करोड़, ये कहीं से पैसा आना भी तो है, तो एक अच्छा खासा पैसा यहाँ से भी आ सकता है, मोनेटाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, उसके साथ ही एसेट को सेल करना। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना, जब मैं बोलता हूँ एसेट सेल और जब मैं बोलता हूँ मोनेटाइजेशन, इन चीज़ों में फ़र्क होता है। जैसे जब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की, ठीक है ना, तो जब मैं NMP की बात करूँगा ना, तो मोनेटाइजेशन का मीनिंग ये होगा
कि इसके अंदर ना हम चीज़ों को बेच नहीं रहे, ठीक है ना, हम सेल नहीं कर रहे, हम उनको रेंट पे दे रहे हैं, ऐसा समझ लो। अगर लेमन टर्म्स में बोलूँ तो मोनेटाइजेशन के अंदर अगर कोई आपको बोले ना कि चीज़ें सेल हो रही हैं, कि हमने अपने एसेट को सेल कर दिया, तो आप बोलोगे नहीं, सेल नहीं हो रहा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब मैं एसेट सेल की बात कर रहा हूँ तो हम मतलब बेच रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को। मोनेटाइजेशन में क्या हो रहा है, हम बेच नहीं रहे, हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक तरीके से कह लो कि लीज पे दे दिया, समझ रहे हो, कि उसको पर्टिकुलर टाइम को के लिए दे दिया कि आप इतने टाइम के लिए ऑपरेट करो, कुछ जो पैसा होगा आप हमें देते रहना, फिर वापस में जब मान लो कि बोल दिया कि 5 साल के लिए ये आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, तो 5 साल के लिए वो हमें पैसे पे करता रहेगा हमारी गवर्नमेंट को। बाद में 5 साल के बाद क्या होगा, वो एसेट वापस से गवर्नमेंट के पास ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन के अंदर ना एसेट सेल नहीं हो रहा, ये बहुत ध्यान से देना, समझना इस पॉइंट को, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ DFI दैट इज डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाने की भी यहाँ पे बात करी गई थी। और देखो अब जैसा कि वर्ल्ड बैंक या ने भी बोला है कि हमारी जो बॉन्ड मार्केट है अभी उतनी स्ट्रेंथन नहीं हुई है, तो इन बॉन्ड मार्केट को जब हम स्ट्रेंथन करेंगे तो ये इंश्योर कर पाएंगे कि जो पैसा है वो अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए लाया जा सके, जो फंड्स हैं उनको मोबिलाइज किया जा सकता है एंड अकॉर्डिंगली कंट्री के डेवलपमेंट में उसको लगाया जा सकता है, राइट। NMP के बारे में देख लेते हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। हालांकि थोड़ा सा मैंने बता ही दिया, बट थोड़ा और जान लेते हैं कि किस तरह से हम NMP के अंदर सोच रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स की। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में फ़र्क, ठीक है ना। देखो ग्रीन फील्ड क्या होता है कि बिल्कुल नए से हम कोई ना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ब्राउन फील्ड में क्या होता है कि हम ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें करें तो ब्राउन फील्ड के अंदर आ जाता है। तो ब्राउन फील्ड जो हमने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बेसिकली बना रखे हैं उनकी वैल्यू को अनलॉक करने के लिए NMP को किया गया है। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे ये पॉइंट ना बहुत ध्यान से समझो। उनको ना देखो राइट्स दिए जाएंगे, ट्रांसफरिंग टू प्राइवेट सेक्टर द राइट्स बट नॉट द ओनरशिप। तो यानी कि जब हम प्राइवेट सेक्टर को हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ये बोल रहे हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हो, बट हम उसको ओनरशिप नहीं दे रहे, यानी कि हम ओनरशिप बेच नहीं रहे। गवर्नमेंट जो है वो ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे रही, बट हो क्या रहा है, हम उनको यूज करने के कि आप इस पर्टिकुलर एसेट को यूज कर सकते हो, इस चीज के राइट दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे कहाँ से ये चीजें फोकस है, जैसे रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, पावर सेक्टर एसेट्स हो गया, ये नियरली 66% यहाँ से आएगा एंड अकॉर्डिंगली बाकी और प्रोजेक्ट्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। एम हम समझ ही गए कि किस तरह से हमने मोनेटाइजेशन के थ्रू हमने पैसा हमारे पास आएगा एंड उस बेसिस के ऊपर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर पाएंगे, वहाँ पे इस पैसे को यूज कर पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ इसके साथ ही साथ हो पाएगी। ध्यान में देना है कि यहाँ पर ब्राउन फील्ड एसेट्स की बात करी जा रही है। अगर आपको UPSC यहाँ पे लिख दे कि ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड तो वो हो जाएगा गलत। ग्रीन फील्ड की बात नहीं है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ ब्राउन फील्ड की बात हो रही है, वरना उसका सेंस ही नहीं बनता। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि गवर्नमेंट अलग से एसेट बनाएगी और उसको रेंट पे देगी, नहीं, जो ऑलरेडी बन चुके हैं ना उनको बात करी गई है कि इन चीज़ों को हम उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को अनलॉक करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कौन से सेक्टर्स कवर्ड हैं, रोड्स में सबसे ज़्यादा 27%, फिर रेलवेज 25%, पावर का 15%, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का 8%, तो डिफरेंट सेक्टर्स, उसके साथ ही टेलीकॉम का 6%। तो इन पर्टिकुलर एसेट्स की सबसे ज़्यादा बात करी गई है जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हम एसेट को वैल्यू को अनलॉक कर पाएंगे, राइट। और जैसा मैं आपको बता रहा था ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में फ़र्क यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है ना। यहाँ साथ में इन्फोग्राफिक भी अटैच कर दिया गया है कि किस तरह से हम इन चीज़ों में अकॉर्डिंगली क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब जैसे देखो ग्रीन फील्ड में क्या होता है कि जहाँ पे कोई प्रीवियस फैसिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, यानी कि हम उस जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर कोई प्रीवियसली फैसिलिटी कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी, यानी कि हम नया कुछ क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। बट जब हम बात कर लेते हैं ब्राउन फील्ड की तो वहां पे बात करते हैं किसी चीज को मॉडिफाई करना, अपग्रेड करना। देखो मॉडिफाई एंड अपग्रेड किसको करेंगे, जो ऑलरेडी जहां पे कुछ बना होगा ना, जैसे मान लो आपका ऑलरेडी घर बना हुआ है, तभी आप घर को कुछ मॉडिफाई कर पाओगे या अपग्रेड कर पाओगे, ठीक है ना। तो वो चीजें कहां पे आ जाएंगी, वो आ जाएंगी ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर। उसी तरह से अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक नया घर बनाना है तो वो कहाँ आएगा, वो आएगा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंदर। तो आई होप आपको फर्क पता लग गया होगा ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड के अंदर। साथ ही साथ चाहे वो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन हो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो या फिर गति शक्ति, ये सारी की सारी क्या चीजें हैं इनको भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा, राइट। आगे चलते हैं।
अगला क्या है, नीट इनिशिएटिव। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बट अगर नहीं पढ़ा होगा तो एग्जाम में देना मुश्किल हो जाता है इसका आंसर। तो नीट की फुल फॉर्म देखो, ये नीट NEAT है, वो नीट में उसकी बात नहीं कर रहा जो एग्जाम होता है ना नीट, ठीक है ना, जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, उसकी बात नहीं हो रहा, यहाँ पे बात हो रही है NEAT। नीट की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, तो जब बात कर ली एजुकेशन की तो किसकी मिनिस्ट्री की बात होगी, देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। यहाँ पे MHRD लिखा है पर उसका नाम चेंज हो गया है, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किसके द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और नीट की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। क्या इसका एम है, देखो इसका एम है लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव करना, बट कहाँ पर, हायर एजुकेशन के अंदर, ठीक है ना। तो हायर एजुकेशन के ऊपर हम किस तरह से लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग है नीट इनिशिएटिव। और ये PPP मॉडल पे काम करता है, ठीक है ना। आपको पता है कि एडटेक कितना ज़्यादा आजकल चर्चा में है, बहुत सारी नए नए स्टार्टअप्स आपको एडटेक में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस होती हैं यहाँ पे। एंड साथ ही साथ एजुकेशनल पेडागोजी, यानी कि किस तरह से पढ़ाया जाए, ठीक है ना, वहाँ पर किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। एंड जो हमारी सोसाइटी के कुछ वंचित वर्ग हैं, जिनको जो वेल ऑफ नहीं है, उनको हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं ताकि लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव किया जा पाए, यहाँ पे उसका फोकस है, ठीक है। साथ ही साथ आप जानते हो AI जैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ ये कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है इसको, AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा इसको यूज़ किया जा रहा है, राइट। देखो एडटेक तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जानते ही हो कि जैसे फॉर एग्जांपल इवन आप ओनली IAS को भी एक एडटेक का ही एग्जांपल मान सकते हो कि किस तरह से IT को यूज़ किया जाता है एजुकेशन के साथ एंगेजमेंट के लिए। एंड अकॉर्डिंगली इंश्योर किया जा सकता है कि हम डिफरेंट इनिशिएटिव्स को आप तक पहुंचा पाएँ। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नीट इनिशिएटिव के अंदर ही आ जाती हैं, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, और किस तरह से लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करती है इन हायर एजुकेशन, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं, मतलब नीट से रिलेटेड नहीं है ये इन जनरल, मतलब अगर ना कि डिफरेंट स्टेट्स में भी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे हमारा विद्यालय अरुणाचल प्रदेश में, असम के कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, समर्थ चल रहा है गुजरात में, ठीक है ना। उसी तरह से झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तो डिफरेंट स्टेट्स ने अपने अपने इनिशिएटिव स्टार्ट किए हुए हैं ताकि वो इस तरह से अकॉर्डिंगली काम कर पाएं। देखो स्टेट इनिशिएटिव्स तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मेंस 2020 में ना इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था कि डिजिटल एजुकेशन के ऊपर, एंड अकॉर्डिंगली आप उस पर्टिकुलर आंसर में भी ऐसे पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स का एग्जांपल दे सकते थे, जैसे स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, PM ई-विद्या हो गया, ठीक है ना। मूक भी होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, उसके साथ ही दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। एक आपने देखो और भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, जैसे चलो स्वयं भी हो गया, मूक भी हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें आई होप आपने पढ़ ही रखी होंगी। तो इन पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स को भी आप दिमाग में रख सकते हो एंड इंश्योर कर सकते हो कि अगर कल को क्वेश्चन पूछ लिया कि स्वयं किससे रिलेटेड है, तो आप जानते हो कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं यूलिप हैकाथॉन लॉजिस्टिक्स, ठीक है। यूलिप की फुल फॉर्म जानो, यूलिप क्या है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। क्या है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। देखो आप जानते हो कि जैसे जो लॉजिस्टिक्स है, ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है वो काफ़ी सारे इश्यूज फेस करती है, राइट। तो उन इश्यूज को किस तरह से सॉल्व किया जा पाए, तो उसके लिए होती है एक हैकाथॉन। आई होप आप में से ना काफ़ी स्टूडेंट्स को हैकाथॉन ऑलरेडी पता होगा कि बेसिकली ना आपस में डिफरेंट ऐसा मान लो कि डिफरेंट टीम्स डिफरेंट टीम्स आपस में कंपटीशन करती हैं, आपस में compete करती हैं, और जो भी उनको प्रॉब्लम दी जाती है उनको सॉल्व करने की कोशिश करी जाती है कि ये जैसे मान लो लॉजिस्टिक्स का सेक्टर है, आपको बता दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स यहाँ पे सेक्टर में है और आप ना कोई सोल्यूशन ढूंढ के बताओ। तो डिफरेंट टीम्स बना लो, या डिफरेंट स्टूडेंट्स, जैसे ऑफन कॉलेजेस के अंदर होता है, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स अपनी टीम बनाते हैं एंड कोशिश करते हैं कि उस लिमिटेड टाइम के अंदर अच्छे से, भले जैसे टेक्नोलॉजी में होता है तो कोडिंग वगैरह करके अच्छे से उनके सोल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो यूलिप हैकाथॉन है ना, वो लॉजिस्टिक्स के ऊपर फोकस है, ठीक है। और किसके द्वारा ये लॉन्च करी गई थी, DPIIT, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि DPIIT है क्या, ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है जी।
तो जान गए होंगे कि आप यूलिप हैकाथॉन क्या है। यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि देखो पीएम गति शक्ति को भी ना किसी तरीके से ये उसी में हेल्प भी करेगा कि अगर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी तो हमारी इकॉनमी की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में कॉपरेशन बढ़ेगा एंड अकॉर्डिंगली इकॉनमी हमारी बेहतर बनती रहेगी। ठीक है, इसके साथ ही देखो नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन, इनके द्वारा भी ये साथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड साथ ही इनको सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, हैकाथॉन का बाकी आप मीनिंग जानते ही हो और इसकी सिग्निफिकेंस देखो लॉजिस्टिक्स में ना अगर आपने मेंस की थोड़ी तैयारी करी है तो आपको डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा कि जो इंडिया में लॉजिस्टिक्स है ना उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कितनी है? 14% के करीब करीब। ठीक है, बट बाकी कंट्रीज जैसे यूएस, जर्मनी हो गया तो 8 से 9% के करीब करीब है। काफ़ी कंट्रीज की इनफैक्ट इससे कम भी है। और इवन ना हमारे जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, राइट, तो नितिन गडकरी जी ने भी मल्टीपल टाइम्स बोला हुआ है कि अगर कहीं ना कहीं हमें इंडिया को भी काफ़ी आगे लेके जाना है, यूएस या कुछ और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ पे और डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 14 से एटलीस्ट मतलब 10% से तो नीचे लाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि लॉजिस्टिक्स कितना एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है एंड अकॉर्डिंगली हमें कितना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ये पर्टिकुलर सेक्टर हमारा अच्छे से वर्क करे एंड अकॉर्डिंगली हमारी जो ओवरऑल इकॉनमी है उसको भी बेटर बना पाए। राइट, तो यूलिप भी आप समझ ही गए हो, बेसिकली प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है फॉर लॉजिस्टिक सेक्टर। ठीक है ना, एक्चुअल में क्या होता है देखो, साइलोस क्या होता है कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हो गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गया, अगर वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर ना करें यानी कि आपस में इंटरेक्शन ना करें तो हम उसको बोलेंगे कि वो साइलोज में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा देखो साइलोज में काम करने से क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जाती तो अकॉर्डिंगली इनएफिशिएंसी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म है उसको हटा सकता है। राइट, तो ये हो गया यूलिप हैकाथॉन लॉजिस्टिक्स के बारे में। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मीटी के द्वारा। ठीक है ना, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है तो अकॉर्डिंगली मीटी ही आएगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। इसके अंदर देखो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस मंगाई थी। तो एक्चुअल में है क्या, देखो हम क्या चाह रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर ना हमारे पास बहुत अच्छे इंजीनियर्स हों। आप में से जो इंजीनियर्स हैं वो VLSI समझते होंगे, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो डिफरेंट इंजीनियर्स को यहाँ पे सेटअप मतलब ट्रेनिंग देनी है, उनको एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ट्रेनिंग देनी है ताकि हम इंश्योर कर पाएँ कि हमारे पास एक अच्छा खासा मतलब बेस हो जो यहाँ पे अकॉर्डिंगली काम कर पाए। एंड आने वाले फ्यूचर के अंदर आप जानते हो कि हमें ऐसे सेक्टर में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमें डेवलप करना है। तो उसी वजह से स्टार्टअप्स हो गया, MSME हो गया, यहाँ पर भी इनको देखो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो IITs हैं, NITs हैं, ठीक है ना, उनके अक्रॉस भी ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अगर बात करें तो वो CDEC, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के अंडर ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया CDEC के बारे में। बाकी सिग्निफिकेंस भी आप समझ ही गए हो और चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है ना, IREDA भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो नाम से क्लियर है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, अभी देखो जो CCEA है ना, दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसने कुछ पैसा डाला है इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, इक्विटी बेसिकली इन्फ्यूज करी है इन IREDA, दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो देखो इस पैसा डालने से हुआ क्या, जैसे ही CCEA ने, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने IREDA के अंदर पैसा डाला, इससे क्या होगा, देखो इससे एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है ना, रोजगार बढ़ेगा लोगों के लिए, और साथ ही साथ हमारे एनवायरमेंट को भी बेनिफिट है। ठीक है ना, तो देखो इकोनॉमी तो इंप्रूव होगी ही होगी इस पैसा इन्फ्यूज करने से, साथ ही साथ हमारे एनवायरमेंट को भी बेनिफिट हो पाएगा। राइट, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो इक्विटी इन्फ्यूजन है कितना एक अच्छा स्टेप है। उसके साथ ही साथ देखो ये जो बेसिकली IREDA लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये एक ना NBFCs है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये पर्टिकुलर IREDA NBFI है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इस चीज से अकॉर्डिंगली इसके पास ना अगर जैसे इक्विटी इन्फ्यूज हुई तो इसकी नेटवर्थ बढ़ी, और जिस कंपनी की देखो नेटवर्थ बड़ी होती है तो अकॉर्डिंगली उसको
बैंकिंग सेक्टर से पैसा लेने में काफ़ी मदद भी हो जाती है। ठीक है, तो यही दिया हुआ है IRAD के बारे में, और साथ ही एक मिनी रत्ना कैटेगरी में भी आ जाती है। और इसके थ्रू देखो डिफरेंट जो हम प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं इन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना, हम एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए डिफरेंट जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, विंड सोलर प्रोजेक्ट्स, तो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंगली इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर रिगार्डिंग इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स समझ आए होंगे। आने वाले टॉपिक्स चैप्टर्स के अंदर हम बाकी मॉड्यूल्स को भी देखते रहेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि हम जैसे जैसे करंट अफेयर्स तो देख ही रहे हैं उसको किस तरह से हम स्टैटिक के साथ लिंक करके ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे ट्रैक पे हो एंड अकॉर्डिंगली जब हमारा प्रीलिम्स आएगा हम उसको भी अच्छे से टैकल कर पाएं। राइट फ्रेंड्स, सो कीप वर्किंग हार्ड। दिस इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।